नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवर करेंगे। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ेंगे और नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? 342, 343, 344, डी है 345। आंसर 343 में। संविधान में पूछ रहा है राजभाषा का दर्जा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है प्यारे साथियों। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बहुत सारे क्षेत्र में अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है। अब इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है? हिंदी देवनागरी लिपि में होगा, ये 341 में कहा गया है। उसके बाद 343 में क्या कहा गया? 2 में इसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संविधान के प्रारंभ होने वाली तिथि 15 वर्षों तक यहाँ पे जिक्र किया गया था, लेकिन अभी भी वर्तमान में चल रहा। यानी 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। इसे लेकर के 25 जनवरी सीधा 1965 तक यह बात लागू होती थी, 15 वर्षों तक, लेकिन अभी भी इसे हटाया नहीं गया है। इसी के अंतर्गत एक और पॉइंट है, 343 में यह कहा गया है कि यह संसद अधिकार देता है कि कानून द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत आगे चल करके राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया था। तो 1, 2, 3 तीनों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 43 में 3 यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है, 3 भाग कर दिया गया है, 1, 2 और 3। तो तीनों को आपके बारे में विवरण पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, खड़ी बोली को अन्य नाम से भी जाना जाता है, बांगरू, कोरबी, मराठी, पैसाची। आंसर कोरबी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? खड़ी बोली। अब खड़ी बोली यहाँ किस भाषा से निकल करके आई है? तो सोनी अभ्रंश से निकल करके आई हुई भाषा इसे मानी जाती है कि अभ्रंश। अब अभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ भाषा, जो पश्चिमी हिंदी का यह महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। पश्चिमी हिंदी, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। इसके अन्य बोलियां भी हैं पश्चिमी हिंदी के। कौन कौन है? जैसे बांगरू, इन्हीं का बोली है, बांगरू हो गया, जो हरियाणवी के नाम से भी जानी जाती है, बुंदेली, ठीक है, कन्नौजी, ये सब भाषा। और एक वज्र। रस को रसराज की संज्ञा दिया गया है। रसराज मतलब सभी रसों की राजा कहा गया। करुण रस, वात्स्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। तो श्रृंगार रस को ध्यान रखेंगे। श्रृंगार रस की जितने भी कविताएं जब आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसे सुनने में बहुत ही रोचक और आनंद प्राप्त होगी। इनका 2 भेद होते हैं, ठीक है। किसका? श्रृंगार रस का। कौन कौन? एक संयोग श्रृंगार होता है, यदि व्याकरण नहीं क्लास किए तो जा करके कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है इसी के अपोजिट वियोग, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। तो इन सभी रसों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। वियोग श्रृंगार रस 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। पूर्व, अनुग्रह, मान, प्रवास और करुण, ये 4 हो गए। तो किस संप्रदाय के आचार्य थे? औचित्य, अलंकार, ध्वनि, रीति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर यह ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। आचार्य उन कवियों के पहले जोड़ दिया गया है जो पश्चात मतलब पूर्व सबसे पहले, ठीक है, तो उनको आचार्य की उपाधि प्राप्त किया गया है। इसके अलावा और बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे मम्मट जो थे वह ध्वनि संप्रदाय के आचार्य, और अन्य आचार्य जैसे आनंदवर्धन थे, ये भी आचार्य के, रुद्रथ थे, अभिनय गुप्त, जगन्नाथ। जबकि भामक, दांडी, उद्भट और रुद्रथ जादेव आदि ये सब अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। कौन कौन? ये भी ध्यान रखेंगे। भामट हो गए, दंडी हो गए, उद्भट हो गए, रुद्रथ जादेव, ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। 5 है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसा, लाल जी करने लगे छठे छमासे दान, श्रृंगार, वीर, करुण, हास।
आधा पात बबुल का तामे तनिक पिशाच, यह किस श्रृंगार रस का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि दे लेते तो भी अच्छी बात है। आंसर ये श्रृंगार रस इसमें छिपी हुई है। 6 है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ, साहित्य, मैंगेस या पद्मश्री? तो महेश साहनी भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इनको एक और पुरस्कार मिला था, किनको? भीष्म साहनी को। कौन सा पुरस्कार? तो पंजाब सरकार ने एक पुरस्कार दिया था, ठीक है, जो कि इन्हें शिरोमणि लेखक पुरस्कार भी प्राप्त है। कभी पूछेगा कि शिरोमणि लेखक पुरस्कार किनके द्वारा दिया गया है, तो यह पंजाब सरकार के द्वारा भीष्म साहनी को प्रदान की गई थी। 7 स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किस की सक्रिया अहम रही है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती? आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती की अहम भूमिका रहती है। इनका कृति कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश आपको जाकर के पढ़ना चाहिए, इसमें पता चलेगा सत्यार्थ प्रकाश में, ठीक है, हिंदू धर्म के बारे में पूरे विस्तार से दिया गया है। क्या करते हैं? बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, रागे राघव, शिवशीष चौहान, उपेंद्र नाथ यस्क? किसकी रचना है? ये आपसे जानना चाह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप कहीं भी देखें या न देखें, लेकिन आप यहाँ आंसर जरूर लगाएंगे। यह रागे राघव जी का है। रिपोर्टाज शब्द, यह फारसी शब्द से निकल करके आई हुई है। 9 है, हिंदी आत्रा साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? क्या पूछ रहा है? हिंदी आत्रा के जनक काका कालेकर, राहुल सकृत्यायन, निर्मल वर्मा, अज्ञ? हिंदी आत्रा के जनक, ठीक है, कौन है? तो राहुल सकृत्यायन जी हैं। ऐसे तो राहुल सकृत्यायन अनेक निबंध भी लिखे हैं, ठीक है, कहानियाँ भी लिखे हैं। जैसे इन्हीं के द्वारा तिब्बत यात्रा है, जो यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। ऐसे बहुत सारे यात्रा वृत्तांत भी राहुल सकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध को किस विशेष धारा से श्रेष्ठ निबंधकार माना है? व्यक्ति व्यंजक, चरित्र चित्रात्मक, संभाषणात्मक और वस्तु व्यंजक? किसे माना है? आंसर संभाषणात्मक माना गया है। किनके? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध को। अब इसमें चिंतामणि भाग इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1 किनके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इस पुस्तक में मेरी यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश यात्रा के लिए निकाली रही है और बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर शुक्ल द्वारा रचित निबंध है। भाव या मनोविकार, उत्सव, श्रद्धा और भक्ति, करुण, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध आदि चीज़ों का इसमें मिश्रण प्राप्त मिलेगी। 11 हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है? शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? मतलब निबंध का युग, ठीक है, जहाँ पे निबंध का विस्तार हुआ, तो शुक्ल युग बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्ल युग में इसकी समय सीमा यदि आपसे पूछेगा तो 1884 से 1941 ईस्वी ने निबंध को हिंदी साहित्य के इतिहास के सामने पूरा विस्तार से यह युग चला था। 12 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास, निसहाय हिंदू? सी है इनमें से कोई नहीं। डी है श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु को। तो पूछ रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ठीक है, निबंध कौन सा सर्वमान्य है? तो श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में निकली थी। 13 है मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृति का सही अनुक्रम बताइए। अशोधरा, द्वापर, पंचवटी, साकेत? बी है पंचवटी, साकेत, अशोधरा, द्वापर। सी द्वापर, अशोधरा, पंचवटी, साकेत। उसी प्रकार यहाँ पे अब आपको इसके लिए आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले दिमाग लगाइए, इसकी समय सीमा को प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा।
पंचवटी का समय सीमा 1925 ईस्वी में लिखी गई है। उसके बाद साकेत जो आया था 1931 ईस्वी में, ठीक है। और अशोधरा नाम करके कृति जो था यह मैथिली शरण गुप्त का है, इसकी समय सीमा 1932 आप लगाएंगे। और द्वापर का 1936 ईस्वी। रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, अयोध्या से उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो रस कलश किसकी रचना है ये आपसे जानना चाह रहा है। अयोध्या से उपाध्याय जो हरियोध्य के नाम से भी आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा माना जाता है। 1850 1900 ईस्वी, 1900 से 1947, सी 1947 से 1970, डी है 1900 से 1918 ईस्वी। आंसर डी बिल्कुल सही है। 1900 से 1918 ईस्वी यह समय सीमा मानी जाती है। किसका? आधुनिक हिंदी कविता का द्विवेदी युग का काल, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद 1918 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर यह द्विवेदी युग पड़ा है। और इस काल को, ठीक है, नव जागरण काल कह करके भी संबोधित किए हैं। 16 है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारत तेंदु, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह भारत तेंदु युग में। अब यहाँ पे समस्या पूर्ति एक नई चीज़ आई है। इसमें होता क्या था? तो भारत तेंदु युग में समस्या पूर्ति का, ठीक है, पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति मानी जाती थी। और कवियों की प्रतिभा और रचना और कौशल परखने के लिए इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन करवाई जाती थी। और कठिन विषय दे दिया जाता था, ठीक है। कठिन विषयों का पर जो समस्या उत्पन्न होती थी उसे लोग फिर बड़े बड़े विद्वान सुनते थे। तो इस तरह की क्रिया को समस्या पूर्ति रखा गया है। और भारत तेंदु के द्वारा, ठीक है, ये कहाँ पे सबसे पहले काशी में स्थापना किया गया था संवर्धनी सभा का। और कानपुर में रसिक समाज और बाबा सुमरेन सिंह के द्वारा निजामाबाद में, आजमगढ़ में स्थापित किया गया था। ऐसे मंचों पर, ठीक है, नियमित समस्या पूर्ति कराई जाती थी। तभी तो उस काल में कविताओं का इतना विकास हुआ। आधुनिक युग में इन सभी तरह के मंच अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। 17 है, 19वीं सदी में नव जागरण के दौरान किस पत्रिका में हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है? कवि वचन सुधा, कल्पना, सारिका, धर्मयुग। 19वीं सदी में, ठीक है, नव जागरण के दौरान किस पत्रिका में गद्य का विकास के बारे में चर्चा किया गया है? आंसर कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा कब आई थी? 1868 ईस्वी में छपी थी। 18 है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार के द्वारा दिया गया था? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूरन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। आंसर प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान मतलब तीनों ह अक्षर से, अर्थात हिंदुस्तान हिंदी से जाना जाएगा। बहुत अच्छा इन्होंने नारा दे करके हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास किए थे। अब बात आता है प्रताप नारायण मिश्र का बहुत सारी कृतियाँ लिखी गई है, जैसे प्रेम, ठीक है, पुष्पावली इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। मन की लहर, ठीक है, उसके बाद लोकोयुक्ति, हर गंगा, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखी गई। और तृप्य ताम और श्रृंगार विलास ये सब इन्हीं के द्वारा लिखी गई कृति है। 19 रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? केशवदास, बिहारी, भूषण, सेनापति। बी सेनापति, केशवदास, बिहारी, भूषण। यहाँ पे सी में भूषण, सेनापति, केशवदास और बिहारी। डी है बिहारी, केशवदास, सेनापति और भूषण। 19 का आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर केशवदास, बिहारी, भूषण और सेनापति। 20 है, सूरदास ने अपने किस कृति के अंत में पद में अपने वंश परंपरा का परिचय दिया? किसके द्वारा? सूरदास ने अपने किस कृति के अंत में, ठीक है, किस कृति के अंत में? आंसर यहाँ पे ध्यान रखेंगे सूरसागर में, ठीक है, सूरसागर में। किनके द्वारा? यह किनके द्वारा लिखी गई है? तो सूरदास के द्वारा लिखी गई है। अष्टछाप के कवि कौन थे? तो सूरदास भी अष्टछाप के कवि आते हैं।
ये वल्लभ भाई आचार्य के शिष्य थे। 21 अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565, 1600, 1560, 1570। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, विठल नाथ के द्वारा किया जाता है। और विठल नाथ के 4 शिष्य से और 4 किनके थे? तो 4 जो थे वह वल्लभ भाई आचार्य के भी शिष्य थे, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखेंगे, 4 विठल नाथ के और 4 वल्लभ भाई शिष्य के। तो इस तरह से अष्टछाप की यहाँ पे स्थापना हुई थी। जो वल्लभ भाई आचार्य के लिए श्री संप्रदाय के आचार्य माने जाते, अर्थात प्रवर्तक माने जाते, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, अर्थात किस संप्रदाय के नाम से इनको जाना जाता है? किनको? वल्लभ भाई आचार्य को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रुद्र संप्रदाय, इन्होंने ही चलाए थे यह मत, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय के द्वारा रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी, जो दार्शनिक मत इनको जाना जाता है। 23 निम्न कवि और उनकी कृति में कौन सा मत सम्मिलित नहीं है? विद्यावती, पदावली, इन्हीं के द्वारा, बिल्कुल सही है। नंददास, अमर नाटक, ये बिल्कुल नहीं है। नाभादास, यह भी बिल्कुल सही है। और सूरदास, सुंदर विलास। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, तो मेरा ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाता है। 24 सुरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाद्यपूर्ण है? संयोग श्रृंगारपूर्ण, संयोग श्रृंगार वर्ण, बाल वर्ण और प्राकृतिक वर्णन, भ्रमर गीत। कौन सा है? ये आपसे जानना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा जटिल है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो प्राकृतिक आंसर मेरा बिल्कुल सटीक हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें निकल करके आते हैं, जैसे भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। कौन? भ्रमर गीत, ठीक है। इसके अलावा, भ्रमर गीत के अलावा, सूरदास के प्रथम कवि, ठीक है, लीलागान, महान समुद्र सुरसागर की प्रथम काव्य मानी जाती है। लीलागान, ठीक है, जो महान समुद्र के सुरसागर के रूप में जाना जाता है। एक लास्ट पंक्ति है, और सब गढ़िया नंददास जड़िया। उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत करता है? नंददास का चिंतक रूप, नंददास का तार्किकता, सी है नंददास शब्द का प्रयोग, डी है नंददास का व्यवहार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर नंददास शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन मेरा बिल्कुल सी सही हो जाता है। इस तरह से आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।